हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की और केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर अपन ने बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कभी भी रिएक्शन की शक्ल देख के पता नहीं चलता, उसको हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा से पता किया जाता है, एक्सपेरिमेंट से पता किया जाता है। उसके दो तरीके थे, या तो आप एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट से जो डाटा आता है उस डाटा को एनालिसिस करें और उससे रिएक्शन की ऑर्डर फाइंड आउट करें, जो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने करी थी। दूसरा तरीका यह है कि किसी ने लैब में गया कोई भी और उससे रिएक्शंस का एनालिसिस किया और रिएक्शंस के डाटा को एनालिसिस करके एक मैकेनिज्म रिएक्शन का डेवलप किया और रिएक्शन मैकेनिज्म से अपने को ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है रिएक्शन मैकेनिज्म से, ये अपन आज की क्लास के अंदर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो एक अपन ने लास्ट क्लास में बात करी कि आपको कुछ रिएक्शंस के डाटा दिए गए और डाटा के हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर सकें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आज की क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि मैकेनिज्म से किस तरीके से रिएक्शन के ऑर्डर को फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना है और मैं बात करता हूं रिएक्शन की। एक एग्जांपल लेके बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस AB। ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन है और इस ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K है। क्लियर? और इस रिएक्शन के लिए मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करना है और मुझे गिवन है इसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन में गिवन है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपको गिवन है। क्या गिवन है? A2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस A, इसका फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट K2। क्लियर? और सेकंड रिएक्शन मुझे जो गिवन है B2 प्लस ट्वाइस A कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस AB। क्लियर? और ये जो रिएक्शन है ये मेरा इसका रेट कांस्टेंट K3 है। क्लियर? और मुझे गिवन है, ये चीज मुझे गिवन है, गिवन दैट K1 is greater than K2 is greater than K3। K3 जो है सबसे लोवेस्ट है इन तीनों रिएक्शन में। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर? ये आपको गिवन है और इस मैकेनिज्म की हेल्प से ये आपका स्टेप फर्स्ट है और ये आपका स्टेप सेकंड है। क्लियर? दो स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, दो तीन कितने भी हों, ये रिएक्शन आपको दी हुई है। इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ कि भाई K1 K2 K3 इस तरीके से आपको दिया गया। अपने को करना क्या होता है, सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि ये रिएक्शन के 1 2 3 जितने भी स्टेप्स दिए हुए हैं इसमें सबसे धीमी, सबसे स्लोएस्ट रेट से होने वाली स्टेप को फाइंड आउट करना होता है, जिसको अपन बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक पद। मतलब ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन की मैकेनिज्म के अंदर, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होना चाहिए, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होना चाहिए, है ना। इसको अपन बोलते हैं RDS। क्लियर? अब स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको RDS क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई रिएक्शन है उसमें एक स्टेप को कंप्लीट होने में 8 घंटे कंप्लीट लगते हैं और एक स्टेप को कंप्लीट होने में 2-3 मिनट लगते हैं। तो मेन रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला, प्रोडक्ट को बनने में होने वाला मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो उस स्टेप का होगा जो सबसे स्लो स्टेप है। क्योंकि स्लो वाला हो गया तो फर्स्ट वाले तो फटाफट हो ही जाएंगे और रिएक्शन कंप्लीट हो ही जाएगी। तो जो सबसे स्लो स्टेप है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लो भी नहीं कहूंगा मैं, स्लोवेस्ट स्टेप है वो आपका RDS होता है। और स्लो मतलब जिस रिएक्शन का रेट या रेट कांस्टेंट सबसे कम हो। जैसे K1 अपन जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सबसे स्लो होगा, सबसे कम होगा, उस रिएक्शन की रेट भी सबसे कम होगी। और जिस रिएक्शन की रेट सबसे कम होगी, रेट सबसे धीरे होगी, उसी को अपन बोलेंगे सबसे धीमी रिएक्शन, स्लोएस्ट रिएक्शन।
और जो अपनी स्लोवेस्ट रिएक्शन होती है, सबसे धीमी रिएक्शन जो होती है, उसी को अपन आरडीएस कहते हैं। और अपना टारगेट क्या है, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में, गिवन डाटा में सबसे पहले अपने को आरडीएस फाइंड आउट करना होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फाइंड आउट करना होता है। जैसे इस रिएक्शन के लिए बात करूं, K1 K2 ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, और ये K3 है। क्लियर? आप देखें गिवन, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है K1 K2 और K3 से K3 जो है इसकी वैल्यू लोवेस्ट है और K लोवेस्ट है तो इसकी R भी लोवेस्ट, रेट स्लोवेस्ट है। इसका मतलब जो आपका सेकंड स्टेप है वो स्लोवेस्ट स्टेप है, वो इस क्वेश्चन के अंदर RDS है। तो पहला स्टेप, सबसे पहला काम है RDS फाइंड आउट करो। इसमें 3 स्टेप है क्लियरली, इससे मैं ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए पहला काम है RDS फाइंड आउट करो। और आरडीएस कैसे फाइंड आउट करोगे, या तो किसी इस रिएक्शन के नीचे लिख दिया स्लो, स्लोवेस्ट है ना, फास्ट स्टेप तो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, या K1 K2 K3 की वैल्यू दे दे, या K1 K2 K3 का ऑर्डर दे दे। ठीक है, या तो रेट कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन देगा, या तो रेट कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन देगा, या फिर आपको लिख देगा कि ये स्लो, ये फास्ट और ये स्लोवेस्ट, जो सबसे स्लोवेस्ट होगा वो आरडीएस होगा। तो आरडीएस फाइंड आउट करना है, और आरडीएस का मतलब है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप बालकों अपने को फाइंड आउट करना है, सबसे धीमा पद ढूंढ के निकालना है। क्लियर? उसके लिए या तो अगला लिख के बता देगा, या आपको K1 K2 K3 की वैल्यू दे देगा, या एक काम और कर सकता है, आपको ऐसे कर सकता है ग्राफ दे दे, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर पोटेंशियल एनर्जी कर्व दे दे। मतलब आरडीएस कैसे कैसे फाइंड आउट करना है पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको पता चल गया कि भाई ये जितने स्टेप्स होंगे, बात बताऊंगा अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ऐसा ग्राफ बनाना। ठीक है, मान लीजिए ऐसी रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम ये जानते हैं कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक्टिवेशन एनर्जी का रोल है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में ज्यादा जोर आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में ज्यादा जोर आएगा। ज्यादा जोर आएगा मतलब वो धीमी होगी। जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हाई है उस रिएक्शन की रेट स्लो होगी। तो देखो जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप यानी यहां से रिएक्टेंट स्टार्ट हुए, यहां इंटरमीडिएट बना, अभी बताऊंगा आगे, और यहां ये सेकंड स्टेप, और फाइनली यहां प्रोडक्ट बना। ऐसे दिया हुआ है। तो जिस स्टेप का पहली बात तो जितने पहाड़ है उतने स्टेप होंगे, जैसे एक स्टेप, 2 स्टेप। जैसे इस रिएक्शन में 2 स्टेप थे तो 2 अपन ने जो है एनर्जी बैरियर्स बनाए। ठीक है, पहले क्या बना, ये जो बना इस पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं बात करूं यहां मेरा A2 है, यहां बना ट्वाइस A। ठीक है, ट्वाइस A ने फिर B2 से रिएक्शन करी और यहां जाकर के मेरा फाइनली बना AB। ऐसे क्लियर? तो ये जो सेकंड स्टेप है स्लो स्टेप है, जिसका पहाड़ ऊंचा हो वो स्टेप स्लो स्टेप होता है। तो उसे पता चल जाएगा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, कौन सा है। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर मेंशन करके देता है इससे, तो 3 चीजों से, या तो इसके नीचे लिख देगा स्लो फास्ट, या आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, ग्राफ से फाइंड आउट करना बताऊंगा अभी आपको, या फिर आपको ऐसा K1 K2 K3 का ऑर्डर दे देगा, या फिर K1 K2 K3 की वैल्यू दे देगा, और वैल्यू को अपन एनालिसिस करेंगे और बता देंगे कि सबसे धीमा पद कौन सा है, और जो कैसे भी दे, लेकिन सबसे धीमा पद आपको दे दिया। जैसे यहां पर ये स्लोवेस्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये जो है आपका आरडीएस हुआ स्टेप सेकंड। जैसे ही आरडीएस फाइंड आउट हो जाए, आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट रेट लॉ फॉर आरडीएस। जो आपका आरडीएस है उसके लिए रिएक्शन की शकल देख के रेट लॉ लिख दो, और रिएक्शन की शकल देख के जो रेट लॉ लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं थ्योरेटिकल रेट लॉ, जो कि अपने लॉ ऑफ मास एक्शन से फाइंड आउट किया था। तो रेट लॉ, कौन सा रेट लॉ, थ्योरेटिकल रेट लॉ। थ्योरेटिकल रेट लॉ कौन सा होता है, जो रिएक्शन की शकल देख के लिखते हैं, जिसको कि अपन ने लॉ ऑफ मास एक्शन से प्रिडिक्ट किया था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उस रेट में यूज होने वाले रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दूसरा काम ये करना है, पहला काम आरडीएस फाइंड आउट करना, दूसरा काम जो भी आरडीएस है उसके लिए आपको रेट लॉ लिखना। जैसे ये मेरा आरडीएस है, इसके लिए मैं रेट लॉ लिखता हूं। ठीक है, इस रिएक्शन की रेट R बराबर रेट कांस्टेंट K3 इनटू रिएक्टेंट कौन है B2 इनटू A, और जो भी कोफिशिएंट होता है वो पावर में आता है। ये अपन ने लिख दिया।
ये इस रिएक्शन जो आरडीएस था स्टेप सेकंड, जो आरडीएस होता है उसके लिए आपने रिएक्शन की आरडीएस वाले स्टेप को देख करके रेट लॉ लिख दिया। ठीक, ये काम कर दिया सेकंड स्टेप। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, देखिए इतना करने के बाद क्या करना है, जो आपका यहां पर रेट लॉ आया है, ध्यान से समझना, यहां जो रेट लॉ आया है, इस रेट लॉ के अंदर आपको ये देखना है कि जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, ये रही जैसे ओवरऑल रिएक्शन, जिस रिएक्शन का ऑर्डर अपने को फाइंड आउट करना ये रही, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है A2 और B2, उसके अलावा यहां कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके अलावा कोई है तो वो आपका रिएक्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, वो इंटरमीडिएट है। रिएक्टेंट के अलावा जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं, इनके रिएक्टेंट के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में उसके रिएक्टेंट के अलावा और कोई अलाउड नहीं है। क्लियर? लेकिन यहां मैं देखूं B2 तो इसका रिएक्टेंट है, ये रहा, A कोई रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में रिएक्टेंट कौन है? A2। तो ये जो आपका A है ये इंटरमीडिएट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप स्लोएस्ट स्टेप के लिए आरडीएस लिखेंगे। आरडीएस में अगर कोई इंटरमीडिएट आ गया, इसको मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट, IM इंटरमीडिएट। अगर कोई इंटरमीडिएट आ गया, घुसपैठिया आ गया, तो पहले हमें उस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। और अगर कोई इंटरमीडिएट नहीं आया है, सिर्फ इस रिएक्शन के रिएक्टेंट ही है, रिएक्टेंट के अलावा और कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका फाइनल रेट लॉ आ गया। और इस फाइनल रेट लॉ जो आया है उसी से आप पावर्स जो है वो देख लो, ये जो आपका थ्योरेटिकल रेट लॉ होगा ना, वही आपका एक्चुअल रेट लॉ हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट है, आरडीएस के लिए आपने जो लिखा, अगर उसमें इंटरमीडिएट है तो इस इंटरमीडिएट को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट सिर्फ क्या होता है, आदमी के द्वारा बनाई गई रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच का एक काल्पनिक स्टेप है। रियल में इंटरमीडिएट का कोई स्टेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट होता ही क्या है, किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म के दौरान बनने वाली एक टेम्परेरी फेज जो हम हमारी सहूलियत के लिए, हमारे समझने के लिए बीच में बनाते हैं, और फिर वो इंटरमीडिएट वापस से टूट जाता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। तो किसी रिएक्शन में, प्रैक्टिकल में सिर्फ दो चीजें होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट सिर्फ एक मानवीय रचना है, सिर्फ एक आदमी द्वारा अपने मन में जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए दी जाने वाली रिएक्शन मैकेनिज्म का एक स्टेप है। तो इंटरमीडिएट का प्रैक्टिकल में या व्यवहारिक में या ऑब्जर्व लाइफ में कोई रोल नहीं है, और ये आपका ऑब्जर्व रेट लॉ है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अब तीसरा स्टेप होता है कि इफ एनी इंटरमीडिएट इज देयर, तीसरा जो यहां पर स्टेट थ्योरेटिकल रेट लॉ अपने लिखा, तीसरा स्टेप मेरे पास होगा रिमूव ऑल इंटरमीडिएट इफ एनी। मतलब आप इंटरमीडिएट को, रिएक्शन मध्यवर्ती को हटाइए अगर वहां कोई इंटरमीडिएट है, तो नहीं है तो आपका काम हो गया, और है तो इंटरमीडिएट को हटाइए, और तब तक हटाते रहिए जब तक कि सारे इंटरमीडिएट नहीं हट जाए, क्योंकि रिएक्टेंट के अलावा रेट लॉ में कोई नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई इंटरमीडिएट है, जैसे यहां पर ये ए इंटरमीडिएट है, ए इंटरमीडिएट है और ए को हटाना है, तो तीसरा स्टेप ये है रिमूव ऑल इंटरमीडिएट इफ एनी। यहां पर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट को हटाना है। तो देखिए मैं इंटरमीडिएट को हटाने के लिए क्या करूंगा, इंटरमीडिएट को हटाने के लिए तीन स्टेप होते हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म से ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए तीन स्टेप होता है। सबसे पहले आरडीएस फाइंड आउट करो, स्लोएस्ट स्टेप फाइंड आउट करो, उसका तरीका मैंने आपको बताया। आरडीएस फाइंड आउट करने के बाद, आरडीएस फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आरडीएस फाइंड आउट करने के बाद आप आरडीएस जो है ना, उसके लिए रेट लॉ लिखो, रिएक्शन की शक्ल देख के, थ्योरेटिकल रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, और रेट लॉ से लिखने के बाद आप उसको देखो, उसमें अगर इंटरमीडिएट है तो उसको रिमूव करना है, इंटरमीडिएट अगर बाई चांस नहीं है तो मान लीजिए आपका काम हो गया। और मान लीजिए इंटरमीडिएट है, जैसे इस रिएक्शन में है, तो हम कैसे हटाएंगे देखिएगा। इंटरमीडिएट को हटाने के लिए आपको निश्चित तौर पर वहां कोई ना कोई रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई होगी, या हम उस स्टेप को दोनों डायरेक्शन में अज्यूम करके ही हटा सकते हैं, है ना, इंटरमीडिएट को। तो देखिए इंटरमीडिएट मुझे हटाना है, तो ऐसा स्टेप देखो जिसके अंदर आपको इंटरमीडिएट ए नजर आ रहा हो, चाहे रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में। मेरा यहाँ इंटरमीडिएट कौन है, ए, मुझे ए को हटाना है, तो कौन सा स्टेप में ए नजर आ रहा है, इस स्टेप का तो मैंने रेट लॉ लिख दिया, इसके अलावा कौन सा नजर आ रहा है, ए।
ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप होना चाहिए। तो इसके लिए इंटरमीडिएट को हटाने के लिए जो आपका रिवर्सिबल स्टेप है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उसके लिए आप साम्य नियतांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं अपने को पता ही है, किसी भी रिएक्शन के लिए जो के इक्विलिब्रियम होता है वो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। जैसे यहाँ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट K2 है, तो K1 बटा K2 होगा, एक बात। और दूसरी बात कंसंट्रेशन वाइज बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास का टॉपिक पढ़ चुके हैं। किसी भी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम, Kp या Kc जो भी बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम होता है कांस्टेंट के हिसाब से बात करें तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करें तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर? तो देखिएगा अपन इस रिएक्शन के लिए स्टेप फर्स्ट के लिखे फ्रॉम स्टेप फर्स्ट, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्योंकि अपन एक बात बोलते हैं वो है तो वही आए, तो वो है तो वो आएगा, मतलब रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम आएगा तो ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। वो है तो वो आएगा, कौन है तो कौन आएगा? रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आएगा, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है, जिससे स्टेप फर्स्ट या रिवर्सिबल है। इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं Kc बराबर फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट K2। क्लियर? बराबर प्रोडक्ट कौन है? A, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो A का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट A2, A अपॉन A2। क्लियर? ये मैंने रेट कांस्टेंट लिख दिया K1 अपॉन K2 बराबर A। अब चूंकि मुझे यहां से इसको रिप्लेस करना है, जिस इंटरमीडिएट को रिप्लेस करना है, मैंने पक्षांतरण कर दिया, साइड चेंज। मैं यहां से लिख सकता हूं A स्क्वायर बराबर K1 बटा K2 इंटू A2। क्लियर? ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई यहां से, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन सेकंड, और ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। इस इक्वेशन से मैं A2 की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, A स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, R बराबर K3 B2 इंटू इसकी वैल्यू है K1 बटा K2 इंटू A2। अब कांस्टेंट सारे एक तरफ ले लीजिए, ठीक है? तो आगे मैं लिखूं यहां से, देखिएगा मेरे पास आया R बराबर K3 इंटू K1 बटा K2 इंटू B2 इंटू A2। अब मेरे पास ये, और इस पूरे को मिला के मैं बोल दूंगा नया रेट कांस्टेंट R बराबर K, R बराबर K लिख दूंगा, यानी ये जो K है ये मेरे पास। अच्छा एक बात और, ये आपने K लिख दिया, ये तो कांस्टेंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आपके पास कौन आ गया, B2 और A2। क्या यहाँ और कोई इंटरमीडिएट है? अगर यहाँ कोई और इंटरमीडिएट होता तो उसको फिर अपन हटाते, A2 और B2। A2 और B2 इस रिएक्शन के जेन्युइन रिएक्टेंट है, अब कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यानी आपने सारे घुसपैठियों को हटा दिया, सारे इंटरमीडिएट को हटा दिया। अब आपके इसमें सिर्फ रेट कांस्टेंट बचा, तो ये मैंने रेट कांस्टेंट बोल दिया R बराबर K, और आगे ये एज इट इज आ जाएगा। तो मेरे पास रेट कांस्टेंट K बराबर आ गया, K बराबर क्या आया, K3 इंटू K1 इंटू K2। अगर K1 K2 K3 की वैल्यू दी हुई होती तो यहां से मैं K की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता। क्लियर? और ये इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, आप ऑर्डर फाइंड आउट करिए, आपके पास फाइनल रेट लॉ आ गया। और रेट लॉ आ गया तो आप इस रेट लॉ के हिसाब से आप बता ही सकते हैं, फाइनल आपके पास रेट लॉ आया। देखिएगा ये तो क्वेश्चन का पार्ट था, मेरे पास आया R बराबर K इंटू, क्योंकि इन सब की जगह मैंने K मान लिया है, R बराबर K A2 इंटू B2, A2 की पावर 1 B2 की पावर 1, तो R बराबर K। ऑर्डर क्या होगी, A2 के रेस्पेक्ट में 1 B2 के रेस्पेक्ट में 1, तो ओवरऑल ऑर्डर होगी 2, और K बराबर आ गया दिस। ये आपका फाइनल रेट लो हो गया, और फाइनल मतलब ये आपका ऑब्जर्व्ड रेट लो, या ये आपका एक्चुअल रेट लो, और एक्चुअल रेट लो से रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। A2 की रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 B2 की रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फाइनल ऑर्डर हो गया 2, फाइनल जो ओवरऑल ऑर्डर हो गया वो हो गया 2। क्लियर? तो ये आपके पास फाइनल जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट आ गया 2, A2 की रेस्पेक्ट में अलग आ गया, B2 की रेस्पेक्ट में अलग आ गया। इस तरीके से किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको गिवन है तो आप उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। 3 स्टेप मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहला क्या करना है, अपन ने क्या देखा, सबसे पहला स्टेप है
स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या, फाइंड आउट RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और RDS कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने बोला स्लोवेस्ट स्टेप, सबसे जो धीमा पद है वो स्लोवेस्ट है। स्लोवेस्ट कैसे पता चले, या तो K1 K2 जितने भी कांस्टेंट इनकी वैल्यूज गिवन हो, एक तरीका, या फिर क्लियरली रिटर्न हो, लिखा हुआ हो स्टेप के नीचे रिटर्न हो तो पता चल जाएगा। तीसरा, आपको कोई ग्राफ दिया गया, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है और ये स्टेप थर्ड है। क्लियर? अब देखिए ये 3 पहाड़ है, 1 2 और 3, इसका मतलब इस रिएक्शन में 3 स्टेप है। और सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, जो पहाड़ सबसे ऊंचा है, इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। और जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब यह है कि वो रिएक्शन सबसे स्लो रिएक्शन है, और सबसे स्लो रिएक्शन ही आपका क्या होता है, RDS। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से मैं कह सकता हूं, ये जिसके लिए भी बनाया गया है उसका जो तीसरा स्टेप है वो RDS है। तो पहला काम RDS है। RDS या तो आपको अगला क्लियर लिख देगा स्लो फास्ट मीडियम, या K1 K2 K3 का ऑर्डर दे देगा, या K1 K2 3 की वैल्यू दे देगा, या आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, और ग्राफ से हम K1 K2 बता देंगे कौन सा स्टेप सबसे ऊंचा है, उससे अपने को पता चल जाएगा। तो पहला काम है RDS फाइंड आउट करना। RDS फाइंड आउट करने के तरीके आपको बता दिए। दूसरा स्टेप जो मैंने यहां यूज किया, एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको यूज करेंगे। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि रेट लॉ किससे, लॉ ऑफ मास एक्शन से आप लिखेंगे, किसके लिए, RDS के लिए, RDS के लिए रेट लॉ लिखेंगे। और जो तीसरा स्टेप है अपने पास है, इसमें क्या है कि जितने भी इंटरमीडिएट है उसको हटाओ, अगर वहां है तो। हटाने के लिए क्या करना है, जो भी रिवर्सिबल स्टेप है उसको यूज करो और इंटरमीडिएट को हटाओ। और ये काम तब तक करते रहो जब तक कि इंटरमीडिएट कंप्लीटली आपका हट ना जाए। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की, एक और मैकेनिज्म की, जिससे आप रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन में ले रहा हूं। मेरे पास रिएक्शन है A2 + B2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस AB। सिमिलर वही रिएक्शन, मैकेनिज्म मैं दूसरी ले लेता हूं। ठीक है, मैकेनिज्म अपने को दी हुई है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो अपने को गिवन है, इसका रेट कांस्टेंट K है। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो अपने को गिवन है। क्या गिवन है, पहला स्टेप है A2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस A, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का K2। क्लियर? फिर मेरे को गिवन है जो B2 + A कन्वर्टिंग इनटू AB2, और थर्ड स्टेप मेरे पास गिवन है AB2 + A, अगेन इट इज इक्वल टू ट्वाइस AB। ये थर्ड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और ये आपका थर्ड स्टेप है। क्लियर? अब देखिएगा, यहां पर बात करें तो ये रिएक्शन भी, स्टेप भी रिवर्सिबल है। इसका फॉरवर्ड K3 है, बैकवर्ड K4 है। क्लियर? बैकवर्ड K4 है। यहां पर अपने पास बात करें तो रेट कांस्टेंट है B, इसका रेट कांस्टेंट K5 देता हूं, और आपको वैल्यूज गिवन है, ये 10⁻³ है, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है,
ये वैल्यूज आपको गिवन है और इन वैल्यूज की हेल्प से अपने को रिएक्शन का रेट फाइनली फाइंड आउट करना है। क्लियर? 3 स्टेप आपको गिवन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन का आरडीएस फाइंड आउट करेंगे। जैसा आपने बोला था 1 2 3 3 स्टेप है। सबसे पहले आरडीएस के लिए आपको इस बार जो ग्राफ काम नहीं लिया गया है, ऑर्डर नहीं दिया गया, वैल्यू दी गई है। हम ये जानते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। आर मिनिमम चाहिए तो के मिनिमम ढूंढ लो, और के मिनिमम कौन सी रिएक्शन का है? देखो 10 की घात -3, माइनस में पावर जितनी ज्यादा होती वैल्यू उतनी छोटी होती, तो सबसे छोटी वैल्यू है K5। तो जो थर्ड स्टेप है ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, और K की वैल्यू मिनिमम तो R मिनिमम, और R मिनिमम तो थर्ड स्टेप जो है वो आपका हो गया RDS। थर्ड स्टेप RDS हो गया, और थर्ड स्टेप RDS हो गया तो इसके लिए अपन लिखेंगे रेट लॉ। तो लिखा R बराबर K5 इंटू AB2 इंटू A। क्लियर? अब आप एक चीज देखिएगा, AB2 और A ये R5 है। अब ये आपने रेट लॉ लिखा RDS के लिए, फिर हमें ये देखना है कि यह इंटरमीडिएट है या नहीं है। आप देखेंगे इसके लिए इंटरमीडिएट है या नहीं, आपको क्या पता चलेगा कौन इंटरमीडिएट होता है? आप ओवरऑल रिएक्शन को, जिस रिएक्शन का अपने को ऑर्डर फाइंड आउट करना है, जो ओवरऑल रिएक्शन है उस ओवरऑल रिएक्शन की शकल देखो। ओवरऑल रिएक्शन की मैंने शकल देखी, A2 प्लस B2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस AB। क्लियर? तो इस रिएक्शन में A2 है B2 है। यहां देखो न तो A2 है न B2, AB2 पता नहीं क्या है, A पता नहीं क्या है। ये न तो प्रोडक्ट में है न रिएक्टेंट में है। इसका मतलब ये दोनों ही आपके इंटरमीडिएट है, दोनों के दोनों इंटरमीडिएट है। और दोनों के दोनों इंटरमीडिएट है तो रेट लॉ लिखने से काम चलेगा नहीं, इनको हटाना पड़ेगा, है ना। 1 बाई 1 हटाते। पहले मैं AB2 हटाता हूं क्योंकि A तो 2 जगह आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो जो सबसे कम जगह है उसको सबसे पहले आसानी से हटा सकते हैं। AB2 मुझे AB2 हटाना है। AB2 मुझे इस रिएक्शन में काम में आ रहा है क्योंकि एक तो इसमें काम आ रहा था, इसके लिए तो मैंने रेट लॉ लिख दिया। AB2 सेकंड स्टेप में काम आ रहा है और वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टेप सेकंड को काम में लूंगा। स्टेप सेकंड रिवर्सिबल स्टेप है, इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है K3 अपॉन K4, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। इक्वल टू होता है प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट है AB2 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है B2 इंटू A। ये मेरे पास आया K3 अपॉन K4 इज इक्वल टू होता है KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर लिख दिया K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, फॉरवर्ड है K3, बैकवर्ड है K4, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट था ये अपॉन रिएक्टेंट लिख दिया। अब मुझे हटाना किसको था, AB2 को, तो मैं यहां से AB2 की वैल्यू निकालता हूं। तो देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां से मैं लिखूं पक्षांतरण करके AB2 इक्वल्स टू, मेरे पास आ गया K3 अपॉन K4 इंटू B2 इंटू A, और ये जो है इसमें मैं पुट कर देता हूं। ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में यहां पर AB2 की वैल्यू पुट कर देता हूं, AB2 की वैल्यू वो पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा देखना। इक्वेशन 1 ऐसे आएगी R बराबर K5 इंटू ये K3 अपॉन K4, AB2 की जगह मैंने वो रख दिया तो आ गया B2 इंटू A, ये तो इसकी वैल्यू रखी, A के यहां पर है इंटू A, तो A और A ये हो गया A²। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। क्लियर? सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट में मैंने AB2 की वैल्यू पुट करी, ये इक्वेशन थर्ड आ गई, इंटरमीडिएट को हटा दिया। क्या ये फाइनल रेट लॉ है? मैंने कहा फाइनल रेट लॉ तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे इंटरमीडिएट को हटा नहीं दे। अब देखो इस रिएक्शन को देखो, A2 तो आपका जेन्युइन रिएक्टेंट है ये रहा, लेकिन A जेन्युइन रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट A2 है। इसका मतलब अभी भी ये मेरे पास एक इंटरमीडिएट तो हट गया, लेकिन एक इंटरमीडिएट अभी भी रह गया। इस इंटरमीडिएट को भी मुझे यहां से हटाना है। इस इंटरमीडिएट को यहां से कैसे हटाना है देखिएगा। अब ऐसी रिएक्शन देखो जहां पर आपको A नजर आ रहा हो, तो अब एक ही स्टेप बचा है, स्टेप फर्स्ट। तो मैं फिर से कहूंगा फ्रॉम स्टेप फर्स्ट
स्टेप फर्स्ट के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा Kc, और Kc बराबर होता है K फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। फॉरवर्ड है K1, बैकवर्ड है K2, K1 अपॉन K2, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन K2 इजिकल टू लिखते हैं प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट है A का होल स्क्वायर अपॉन ये है A2, ये मैंने लिखा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन 4 से मैंने ए स्क्वायर पक्षांतरण करके साइड में लिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 इंटू A2, और ये वैल्यू, ये जो मेरे पास वैल्यू आई इक्वेशन 4, इसको नाम दे देते हैं। इससे मैं वैल्यू पुट करूं ए स्क्वायर की इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करूं, ए को रिप्लेस करूं तो मेरे पास आ जाएगा R बराबर K5 इंटू K3 अपॉन K4 इंटू K1 अपॉन K2, ये कांस्टेंट भी आ गए, ए स्क्वायर की जगह आ गया A2 और ये B2 अपनी जगह एज इट इज, ये आ गया, क्लियर। और ये पूरा कांस्टेंट K हो जाएगा, क्योंकि अब आप देखिए ये फाइनल रेट लॉ है, क्योंकि यहां पर A2 और B2 आए, A2 और B2 रिएक्शन के जेन्युइन रिएक्टेंट है। कोई भी रिएक्टेंट ऐसा नहीं है जो कि रिएक्टेंट नहीं हो, इंटरमीडिएट। अब यहां पर इंटरमीडिएट जीरो हो गया, और जैसे ही इंटरमीडिएट जीरो हो जाए इसका मतलब अब आपका ये फाइनल रेट लॉ है। अब आपने रिएक्शन मैकेनिज्म से जो रेट लॉ लिखा है ये आपका फाइनल रेट लॉ है, और ये फाइनल रेट लॉ है। तो अब इसके अंदर यहाँ a की पावर 1, b की पावर आपको 1 दिख रही, तो दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 1 होगी, टोटल ऑर्डर हो जाएगी 2, क्लियर। और ये आपका फाइनल रेट कांस्टेंट हो जाएगा, फाइनल रेट कांस्टेंट K A2 की, इसकी पावर, इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 1, ये आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर हो गया, क्लियर। अब यहां पर अगर आपसे पूछे कि भाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी, तो देखो K बराबर क्या है, K बराबर ये सब है K5। अगर मुझे मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए तो K5 कितना है 10 टू द पावर -7 इंटू K3 है 10 टू द पावर -5 अपॉन K4 है 10 टू द पावर -6, क्लियर, इंटू K1 है 10 टू द पावर -3 अपॉन K4 है 10 टू द पावर K2 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4, क्लियर। तो ये आपके पास हो गए, ऊपर पावर होगी 10 और ये 10 कैंसिल आउट, 10 टू द पावर -5, यानी K हो गया 10 टू द पावर -5, यानी इसकी वैल्यू आ गई। अगर आपसे मैथमेटिकल वैल्यू पूछे तो K बराबर, K की वैल्यू आ गई मैथमेटिकल वैल्यू 10 टू द पावर -5। इस तरीके से क्या करना है, आपको सबसे पहले RDS फाइंड आउट करना है, फिर RDS के लिए रेट लॉ लिखना है, फिर उसके अंदर इंटरमीडिएट्स को फाइंड आउट करना है, फिर इंटरमीडिएट को फाइंड आउट करने के बाद इंटरमीडिएट को हटाना है, हटाने के लिए रिवर्सिबल वाले स्टेप को काम लेना है, ठीक है। और इस तरीके से मुझे फाइनल रेट लॉ पता करना है, क्लियर। इसी क्वेश्चन में आपको ही बोले कि ये जो रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन के लिए अपने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से आप इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम प्लॉट करो, या कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म प्लॉट करनी होती है। तो देखिए ये जो ऑर्डर दिया हुआ है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ऑर्डर आ गया मैथमेटिकली, बट अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कर्व प्लॉट करना हो तो देखिएगा किस तरीके से मैं कर्व प्लॉट करूंगा, ठीक है। मुझे जो कर्व प्लॉट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, इधर आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, इधर पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात 3 कर्व आएंगे, रिएक्शन के स्टार्टिंग में है A2, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी क्योंकि A2 से A बनेगा तभी A B2 से टकराएगा, ठीक है। तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में यहां से कोई भी ये रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन मान लीजिए ये AB आपको दिया गया है और साथ में दिया गया डेल्टा H नेगेटिव है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि आपको ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक बनानी है, क्लियर। अब देखिए A2 से बना
A2 से 2A, 2A से ये इसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर एक इंटरमीडिएट है और ये फाइनल प्रोडक्ट। देखना किस तरीके से मैंने बनाई। देखिएगा यहां पर स्टार्ट हुआ क्वेश्चन A2 से, पहला इंटरमीडिएट बना A, यहां पर आपका A है, ये बना प्रोडक्ट। दूसरा यहां पर मेरे पास बना है B2 प्लस इंटरमीडिएट A, ये सॉरी दूसरी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, सेकंड इंटरमीडिएट मेरे यहां पर बना है AB2। यहां कौन टकरा रहा था हाइट पर? A2 था, कोलाइड A2 कर रहा था। सेकंड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कर रहा था? यहां टकराई हुई स्थिति में कौन है? B2 और A, B2 एंड A टकरा रहे, बन रहा है AB2। और थर्ड रिएक्शन में यहां पर आपके पास टकरा रहे हैं AB2 प्लस A। AB2 यहां जो शीर्ष पर जो टकरा रहे हैं ये है AB2 प्लस A, ये यहां पर टॉप पर है, क्लियर। और फाइनली यहां प्रोडक्ट बन गया AB। और ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, देख लीजिए ये डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए मैंने क्या ध्यान रखा, तीसरा स्टेप सबसे स्लो है, इसलिए तीसरे स्टेप के पहाड़ को सबसे ऊंचा किया है ताकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहे और ताकि आपका जो प्रोडक्ट बने इसके अंदर जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो सबसे स्लो स्टेप दिखे, उसके बाद में सेकंड स्टेप दिख रही है, ठीक है। अब आपसे कभी अगर क्वेश्चन ये पूछे कि दो इंटरमीडिएट है A और AB2 है, तो दोनों इंटरमीडिएट दोनों अनस्टेबल है, लेकिन दोनों में कंपैरेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ पर लाइन प्लॉट कर दीजिएगा। देखो इसकी एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो AB2 की एनर्जी ज्यादा है और हम ये जानते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। बॉन्डिंग में भी जाना, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो एनर्जी ज्यादा किसकी? AB2 की, और एनर्जी कम किसकी? AB की। तो दो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट A और AB2, इन दोनों इंटरमीडिएट में से कंपैरेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट A ज्यादा स्टेबल है और इंटरमीडिएट AB2 सबसे लेस स्टेबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी प्रोडक्ट में तीन चीजें हैं मेरे पास प्रोडक्ट में, ये इंटरमीडिएट A, ये AB2 और ये फाइनल इंटरमीडिएट AB। तो फाइनल इंटरमीडिएट तो फाइनल प्रोडक्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ही, फाइनल प्रोडक्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ही, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, आप देख पा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। तो आपसे अगर बोले कि मेरे पास तीन चीजें हैं A2, A, AB2 और AB, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम AB सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में A2 रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, फिर A और सबसे कम स्टेबल कौन? AB2, क्योंकि एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी वाली लाइन पर आप ड्रॉ कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ये हर एक के लिए अलग अलग आएगा। अब ग्राफ किसी भी तरीके से आपको दे दिया जाए और बोले कि कौन सा इंटरमीडिएट किससे ज्यादा स्टेबल है, आपसे बोले इस रिएक्शन के लिए, मान लीजिए इस रिएक्शन में मैं ये मैकेनिज्म नहीं देता, आप समझिए मैकेनिज्म से ये बनाया, ऐसे दे देता और आपको बोलता कि इस रिएक्शन के लिए क्या सही है, तो हम बोलते ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, जितने पहाड़ उतने स्टेप, 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। पहले 2 स्टेप से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट्स हैं, और तीसरे स्टेप में जो है आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट दोनों से ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि एनर्जी सबसे कम है, ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बोल सकते हैं। इस तरीके से ग्राफ से या दिए गए ग्राफ के बारे में सोच के सिर्फ इतना ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये बात होती भी है, सब जगह अपन काम भी लेते हैं, ठीक है।
एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। वहां से हम बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ग्राफ देके रिएक्शन मैकेनिज्म को और रिएक्शन मैकेनिज्म देके ग्राफ की बातें कर सकते हैं। ये बात थी कि रिएक्शन मैकेनिज्म से किस तरीके से रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से पोटेंशियल और प्रोग्रेस, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन से हम ऑर्डर के बारे में या ऑर्डर से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर अपने ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता प्रैक्टिकली, ये हमने समझा नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए ऑर्डर मैंने आपको बोला पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस, प्लस कुछ भी हो सकती है, बट कुछ जनरल जो ऑर्डर की रिएक्शंस होती है जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन ऑर्डर की रिएक्शंस की केमिकल काइनेटिक्स को अपन डिटेल में स्टडी करेंगे और उसमें वन बाय वन इनका एनालिसिस करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, फर्स्ट ऑर्डर किस तरीके से करती है, सेकंड ऑर्डर किस तरीके से करती है। इसी के साथ आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। तब हमें जनरल बातें हमने करी, इंडिविजुअल जो रिएक्शंस के स्टेप्स हैं उनके बारे में जानना है। इसके बारे में चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद।